बेसिकली इसमें चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल CPR है, किसी का दिल सांस बंद हो जाती है तो आप मसनूई तरीके से उसको कैसे CPR कर सकते हैं। सेकंड, इसके बाद कोई डिज़ास्टर हो जाता है, उसमें जो सेकंड लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है, मेन काज होता है कि लोगों का खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। अगर आप उसको बर वक्त कंट्रोल नहीं करते तो उनकी मौत वाक़ हो जाती है या डेथ हो जाती है। तो उस सूरत में अगर आप बर वक्त रिस्पॉन्स करें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अगर आपको पता हो आप खून को रोकें तो इस मीन आप उसकी जान को बचा रहे हैं, बर वक्त आप उसकी जान बचा सकते हैं। सेकंड, अगर वो खुदा न खासा ना करे कहीं बम गिर जाता है या दहशतगर्दी का हमला होता है तो आप उसको या दूसरों को किस सूरत में आप उसको फेस कर सकते हैं, वहाँ से कैसे एवैक्यूएट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली अमली तौर पे भी बताई जाएंगी और प्रैक्टिकल तौर पे भी करके दिखाई जाएंगी, ताकि उसके बाद आपको ये चीज़ें समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम CPR की तरफ आते हैं कि CPR क्या है। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसैसिटेशन, पंजाबी में आ जाएं तो मसनूई तरीके से एक जैसे इलेक्ट्रिक पंप है या आम नॉर्मल हालात में हमारा दिल चल रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन्स टिश्यू को ब्लड की सप्लाई मिल रही है, हम अलाइव हैं, वर्क कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सुन रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो इट्स मीन कार्डिक अरेस्ट, जब दिल बंद होता है तो इंसान बेहोश हो जाता है। इंसानी जिस्म में ब्रेन ऐसा नाजुक अज़ा है कि इसको 5 से 7 मिनट के अंदर अगर खून की सप्लाई ना मिले तो इसके टिश्यू डेड होना शुरू हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। और दिमाग ऐसी चीज़ है कि जो रिकवरेबल नहीं है, कि रिपेयरिंग पंजाबी में कह सकते हैं कि जिसकी रिपेयरिंग नहीं है। अगर उस वक्त आप बर वक्त रिस्पॉन्स करें, जिसको कार्डिक अरेस्ट हो, तो आप उसको CPR परफॉर्म करके उसको आप डेथ की जो 2 फेसेस होती हैं, एक क्लिनिकल एक बायोलॉजिकल। क्लिनिकल डेथ वो होती है कि दिल बंद होने से 7 मिनट के दौरानिए के अंदर अगर आप उसको CPR परफॉर्म करते हैं तो आप उसको बायोलॉजिकल डेथ से बचा रहे होते हैं। और 7 से 10 मिनट का टाइम जो होता है वो बायोलॉजिकल डेथ होती है, उसमें उसके ब्रेन सेल डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत आप जितनी जल्दी बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए उसको CPR परफॉर्म करेंगे वो उसके लिए मोर देन इफेक्टिव है। आप उसकी ज़िंदगी बचाने में अपनी काबिश या अपना आपको कारआमद साबित कर रहे हैं। सेकंड, जो इलेक्ट्रिक शॉक है, हमारे यहाँ क्या मिसकंसेप्ट है कि जब किसी को करंट लगता है तो हम क्या करते हैं, कोई बता सकता है? किसी को करंट लगे तो हम क्या करते हैं? मिट्टी में दफना देते हैं। मिट्टी दफना, बेसिकली ये गलत कंसेप्ट है। एक चीज़ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताई गई है कि जब दिल बंद होता है इससे 7 मिनट, या आप इस तरह समझ लें कि गुजरता हर 1 मिनट उसकी ज़िंदगी के 10% चांस कम कर देता है। फॉर एग्जांपल उसके दिल को 1 मिनट हुआ तो उसके 90% चांस रिवाइवल के हैं, 10% कम हो गए। गुजरता 1 मिनट उसकी ज़िंदगी के 10% चांस को कम कर देता है। इसी तरह क्या होता है कि हमारा दिल करंट पर मुश्तमिल है, इसमें 5 इलेक्ट्रिक नोड्स हैं, ये करंट के थ्रू चल रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब किसी को करंट लगता है तो उसके अंदर से करंट गुजरता है, ना कि उसके अंदर जिस्म के किसी हिस्से में करंट रुकता है। जो कन्फ्यूजन है कि हम उसको ज़मीन में दबाते हैं तो वो करंट निकल जाता है। इसमें 2 सूरतें आती है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, सेकंड उसका दिल फड़फड़ाता है और बंद होता है। बेसिकली रीज़न क्या होती है कि जब उसमें से करंट गुजरता है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक नोड्स होती हैं दिल की, वो उनकी एक तरतीब होती है जिसके थ्रू दिल सिकुड़ता और फैलता है। जब करंट उसमें से गुजरता है तो उनकी तरतीब में बिगाड़ पैदा हो जाता है, दिल फड़फड़ाता है और बंद हो जाता है। अगर इस दौरान आप उसको बर वक्त CPR परफॉर्म करें तो आप उसकी ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा करेंगे, ना कि आप उसको ज़मीन में दबाएं ताकि आप इंतज़ार करें कि उसका वो टाइम पूरा हो जाए और वो बायोलॉजिकल डेथ में चला जाए। सेकंड कुछ फेज होती है कि जब करंट उसके जिस्म में से गुजरता है तो खून में से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, इसकी वजह से वो नीम बेहोश हो जाता है। जो आपसे सांस और दिल तो चल रहा होता है लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा है, जब तक आप उसको इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, ड्रिप वगैरह नहीं लगेगी तो वो रिवाइवल नहीं होगा। बेसिकली पुराने दौर में कंसेप्ट ये था कि जो लोग थे वो थोड़े इम्यून सिस्टम अच्छा था, खुराक अच्छी थी, नेचुरली स्ट्रॉन्ग थे। जब उनको करंट लगता था तो ज़मीन में दफनाते, इट्स मीन जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो इम्यून सिस्टम के तहत पूरे हो जाते थे, जिसकी वजह से लोगों ने ये कंसेप्ट बना लिया कि ज़मीन में दबाने से करंट निकल जाता है और वो वापस बहाल हो जाता है। ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपके सामने कोई ऐसा मरीज़ आता है तो आप उसको बर वक्त हॉस्पिटल शिफ्ट या आप उसको
बर वक्त CPR परफॉर्म करें ताकि उसके दिल की धड़कन दोबारा बहाल हो सके, ना कि आप उसको ज़मीन में दबा के इंतज़ार करें। सेकेंडली ये जब ड्रोनिंग हो, मतलब डूबने की सूरत में भी जो ब्रेन सेल हैं वो जल्दी डेड नहीं होते, उस सूरत में भी अगर आप पेशेंट को बाहर निकालें पानी से तो उसको आप CPR परफॉर्म करें तो वो उसके लिए ज़्यादा चांसेस हो। सेकेंडली ये छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए भी मोर देन इफेक्टिव टेक्निक है। बेसिकली ये कोई दवाई या कोई ऐसी नहीं है, ये एक बेसिकली टेक्निक है। CPR एक टेक्निक है, एक तरीक़ाकार है। आप इसको जितने अच्छे तरीके से सीखेंगे उतने अच्छे तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे। तो अब हम इसके तरीक़ेकार पे आ जाते हैं कि ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली CPR परफॉर्म करने के लिए एक चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। आपने कोई भी एक्ट करना है, चाहे वो डिज़ास्टर हो, चाहे वो ब्लीडिंग कंट्रोल हो, चाहे CPR हो, आपने कोई भी किसी को फर्स्ट एड करनी है तो उसमें एक चीज़ को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे मद्देनज़र रखना है कि आप सेफ़ हैं, तब आप उसको फर्स्ट एड दें। अगर आप खुद सेफ़ नहीं है तो कभी भी कोई ऐसा एक्ट करने की कोशिश ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। इट्स मीन एक जान तो जा रही है, सेकंड आप दूसरी को खतरे में ना डालें। फॉर एग्जांपल कोई ड्रोनिंग केस हो रहा है, कोई डूब रहा है, आपको अगर तैरना नहीं आता, आप उसको बचा नहीं सकते तो आप उसके पीछे छलांग ना लगाएं। अगर कोई इलेक्ट्रिक तारों से हैंग हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट छूने की कोशिश करें, आप बिजली बंद करके सेफ्टी मेजर को मद्देनज़र रखते हुए उसको छूएं। अगर आप उसको नहीं कर सकते तो आप उसको डायरेक्ट छूने की कोशिश ना करें, तारों से अलहदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इट्स मीन एक जान जा रही है, उसके पीछे आप दूसरी को ज़ाया मत करें। इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि जब भी आपने कोई भी सेफ्टी और फर्स्ट एड का अमल करना है उससे पहले आपने सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है कि आप सेफ़ हैं तो आपने अगले को बचाना है। अगर आपको लगता है कि मैं खुद सेफ़ नहीं हूँ तो आपने कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करता। उसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर किसी को कोई चोट लग जाती है या इंसिडेंट हो जाता है, आप वहीं पे रोड पे बैठ जाएं, उसको फर्स्ट एड देने शुरू कर दें। आपने ट्रैफिक डिवर्ट नहीं की हुई, ट्रैफिक उसी तरह गुजर रही है तो पीछे से आने वाली कोई चीज़ आप में हिट हो सकती है तो वो आपकी जान को ख़तरा है, लाइफ थ्रेटनिंग है। तो कभी भी कोई भी ऐसा एक्ट ना करें जहाँ पे आपकी जान को ख़तरा हो। इट्स मीन एक जान जा रही है, उसके पीछे आप दूसरी को ख़तरे में ना डालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेफ्टी को मद्देनज़र रखना है। सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसको बचाना है। दूसरा, कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, आप इनकी बातें समझ रहे हैं या हम आपको आसान ज़बान में समझाएं? हाँ जी, आपको समझ आ रही है ये क्या कह रहे हैं? ये आपको कह रहे हैं कि पहले आपने सबसे पहले अपने आप को बचाना है, उसके बाद आपने दूसरी जान को बचाना है। अगर कहाँ बिजली शॉर्ट हो गई है, वो आदमी बिजली के साथ लटक गया है, आपने उसको नहीं हटाना जब तक कि आपके पास वो सामान ना हो, लकड़ी वगैरह, पाँव में प्लास्टिक के चप्पलें, ऐसी चीज़ें ना हो, आपने उसको नहीं छेड़ना उस बंदे को। कोई बंदा नहर में डूब रहा हो या पानी में डूब रहा हो, आपको तैरना तो आता नहीं, आप जज्बाती होकर उसके अंदर छलांग लगा देते हैं, वो भी डूब गया और आप भी डूब गए। ये भी नहीं करना। जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपने नहीं करनी। जिसको जान को आप बचा सकते हैं उसको आपने बचाना है, ज़्यादा आपने दूर नहीं जाना। कोई ऐसी इनका मतलब ये है कि पहले आप अपनी सेफ्टी करेंगे, पहले अपने आप को आपने बचाना है, उसके बाद आपने दूसरे शख्स को बचाना है। आप समझ रहे हैं बात? अच्छे तरीके से बताया। सेकेंडली, अगर खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग गिरी है, उसमें कोई फंस गया या अटक गया उसके अंदर, तो कभी भी आपने मलबे के तले से खींच के नहीं निकालना किसी को। अगर उसके ऊपर वज़न है या फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी में भी फंसा हुआ है, स्टक हुआ है, तो आप उसको काट के उसमें से रिमूव कर सकते हैं। या जो आप उसके ऊपर सामान या हर्डल गिरी हुई है, पहले आप उसको रिमूव करें, दैन आप उसको निकालें वहाँ से। ये ना हो कि कोई बिल्डिंग के नीचे अटक गया है, फंसक गया, आप उसको खींच के निकालें तो उसका आज़ाद कट जाए, में भी उल्टा उसकी आप जान ले लें। पहले तो वो अलाइव है, जिंदा है, आप उसको खींचते हैं उसी वज़न के साथ या उसी के नीचे, तो इट्स मीन आप उसकी जान ज़ाया कर रहे हैं, ना कि आप उसको बचा रहे हैं। रिसेंटली एक इसको आपको एग्जांपल दे देते हैं कि अभी रिसेंटली एक इधर इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पे दूध वाली टैंकी ट्राली में लगी थी, वो पीछे से आगे से पीछे की बंदा उसके अंदर स्टक हो गया। हमारे से पहले उन्होंने कोशिश की कि वो चेन लगा के उसको खींच के उसको बाहर निकाले। जब उन्होंने खींचा वो चेन टूट गई, वो दोबारा झटके के साथ वापस वहीं पे गया और बंदे की मौके पे डेथ हो गई। पहले वो अलाइव था, उसकी सिर्फ टांगें फंसी हुई थी, लेकिन वो निकालने की बेजा कोशिश, वो दोबारा बंदे की जान ले लेगी। इसलिए आपने भी कोई ऐसा एक्ट नहीं करना कि फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग गिर जाती है, उसके नीचे कोई फंसा हुआ है, उसके ऊपर भारी भरकम
कॉलम है या कोई सामान है तो आप उसको उसी तरह खींचने की कोशिश करें, वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। पहले आप उसको रिमूव करें, उसके बाद आप उसको वहाँ से इवैक्यूएट करें या उसको निकालें। आगे जी हम CPR पे आ जाते हैं। CPR की जैसे आपको बता दिया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सीन सेफ्टी जो आपने कर ली, उसके बाद आपकी पर्सनल सेफ्टी आ जाती है। उसके लिए आपको फील्ड में फ़र्स्ट एड करने के लिए जो ग्लव्स, रुमाल, शॉपर, ETC जो भी आपको फील्ड में मिल जाए कपड़ा, आप उसके साथ भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने हाथों पे लपेट सकते हैं। आप उसको फर्स्ट एड देने से पहले कर सकते हैं। इट्स मीन आपको कोई चीज़ भी नहीं मिलती, कोई कपड़ा, रुमाल, शॉपर कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर भी आप ये नहीं कि आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, आप उसको छुएंगे नहीं। बेसिकली ये आपको प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। अगर आपको फील्ड में नहीं मिलता तो आप फिर भी उसको छुएंगे, हाथ लगाएंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे, उसके बाद आप अपने हैंड अच्छी तरह वॉश कर सकते हैं। जब आपने अपनी पर्सनल सीन सेफ कर लिया, उसके बाद पर्सनल सेफ्टी आपने कर ली, दैन आप उसके बाद मरीज़ के पास जाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो नींद बेहोश है या बिल्कुल बेहोश है। इसके लिए आप 2 तरीक़ों से उसको चेक करेंगे। आप उसके कंधे थपथपाएंगे, उसको बुलाने की भी कोशिश करेंगे और उसको बताएंगे कि मैं एक ट्रेन पर्सन हूँ, आपकी मदद के लिए आया हूँ, क्या आप दें। जब वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो देन आप शाउट फॉर हेल्प करेंगे, 1122 पे कॉल करेंगे, ताकि जब तक आप उसको इनिशियल फर्स्ट एड दें तब तक आपकी मदद के लिए एम्बुलेंस पहुंच जाए। चाहे वो फर्स्ट एड हो या CPR हो या कोई भी एक्ट हो, कोई भी सामने हो जाता है तो उस सूरत में आप फर्स्ट ऑफ ऑल 1122 पे कॉल करेंगे। उसको शाउट फॉर हेल्प या कॉल फॉर मदद भी कहा जाता है कि जब तक आप उसको इनिशियल फर्स्ट एड दें तब तक आपके लिए मदद पहुंच जाए, ताकि उसको बर वक्त हॉस्पिटलाइज शिफ्ट किया जाए। इसके बाद जब आपने शाउट फॉर हेल्प कर लिया, इसके बाद सेकेंडली जिसको आपने CPR करना होता है, इस चीज़ को आप इंश्योर करें कि जिसको आप CPR कर रहे हैं उसका दिल और सांस बंद हो। जिसका दिल और सांस चल रहा हो उसको आप CPR नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप LLF करेंगे, लुक, लिसन, फील। 3 तरीक़ों से आप महसूस करेंगे कि उसकी दिल की धड़कन और सांस चल रहा है या नहीं चल रहा। आप अपना जो हाथ है उसकी चेस्ट पे रखेंगे, अपना कान उसके नाक के साथ लगाएंगे और निगाह उसकी चेस्ट पे रखेंगे, ताकि आप उसके सांस की सरसराहट, चेस्ट का राइज एंड फॉल और दिल की धड़कन को आप महसूस कर सकें। जब आपको श्योर हो जाए कि उसका दिल और सांस नहीं चल रहा तो उसके बाद आप उसको कंप्रेशन पोजीशन बनाएंगे और CPR करेंगे। कंप्रेशन पोजीशन बनाने के लिए ये मिड ऑफ द स्टर्नम लाइन बिलो द निपल, जहाँ पे ये क्रॉस बनता है वहाँ पे आपका जो लेफ़्ट राइट जो भी पावर हैंड है, इसकी गिवी या इसको पाम बोला जाता है, इसको आप प्लेस करेंगे। सेकंड दूसरे हाथ के साथ आप इंटरलॉक करेंगे। कुनिया आपकी बिल्कुल स्ट्रेट 90 के एंगल पे, आपका सारा वज़न आपके हाथों पे होगा और जो आप कंप्रेशन देंगे उसकी गहराई 1.5 से 2 इंच होगी और रफ्तार 1 मिनट में 100 से 120 मरतबा होगी। और अगर इस दौरान उसके वाइटल साइन या ज़िंदगी की अलामत, सांस बहाल हो जाता है तो आप उसको एक तरफ करवट दिलवा देंगे और हर 2 मिनट बाद आप रीअसेस कर सकते हैं कि उसको ज़िंदगी की अलामत वापस आई हैं या नहीं आई। या जब तक आपके पास मदद नहीं पहुंच जाती तब तक आप उसको CPR करते रहेंगे, या आप उसको खुद एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। अगर आप खुद थक जाते, आप ज़्यादा देर CPR नहीं परफॉर्म कर सकते, तो आप किसी सेकंड दूसरे के हैंड ओवर कर दें कि आप इसको CPR करें। ये ना हो कि आप एग्जॉस्ट हो जाए तो कोशिश करें अगर को जान बचाने की आप खुद एग्जॉस्ट होकर गिर जाएं, ना फिर उसको कोई CPR करने वाला हो ना आपको। तो तब तक आप CPR करें जब तक आपके पास मदद नहीं आ जाती, या आप खुद एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, या आप उसको किसी के हैंड ओवर नहीं कर सकते। ये आपको वर्बली बताया गया, तहसीन साहब आपको प्रैक्टिकली तौर पे करके बताते हैं कि CPR कैसे। ये देखें जी, हम इस तरह फील करवाएंगे कि ये हमारे पास एक रियल पर्सन है जो कि बेहोश हो चुका है, इसका सांस नहीं चल रहा, इसका दिल नहीं चल रहा, इसको सांस नहीं आ रही। हम अब इसे जहाँ बैठेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम ना सबसे पहले उसका रिस्पांस चेक करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं रेस्क्यू हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हम देखेंगे कि पेशेंट बोल रहा है, सुन रहा है या कोई रिस्पांस नहीं कर रहा हमें। उसके बाद हम पोजीशन बनाने के बाद उसे बोलेंगे कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, हम कॉल फॉर हेल्प करेंगे रेस्क्यू 1122 पे, या कोई भी इर्द गिर्द हमारे जो लोग हैं उनको हेल्प के लिए बुलाएंगे, कोई एम्बुलेंस, कोई प्राइवेट सर्विस, जिस तरह भी जो कि हमें मरीज़ को लेके हॉस्पिटल तक शिफ्ट कर सके। उसके बाद हम फील करेंगे, लुक लिसन फील का फार्मूला हमने पढ़ा था, उसमें देखेंगे, हम महसूस करेंगे क्या पेशेंट रिस्पांस कर रहा है या नहीं। उसमें जैसा कि रऊफ साहब ने बताया कि हम सबसे पहले उसके चेस्ट पे हाथ रखेंगे, उसकी हमारा जो एयर है उसके नोज़ के ऊपर होगा और हमारी जो निगाह होगी वो चेस्ट के ऊपर होगी, ठीक है।
इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लुक लिसन फील का फार्मूले के मुताबिक हम चेक करेंगे पेशेंट सांस ले रहा है, महसूस कर रहा है या उसका दिल चल रहा है या नहीं। हमने फील किया कि पेशेंट का ना तो सांस चल रहा है ना दिल चल रहा है। इसके बाद हम स्टार्ट सीपीआर करेंगे, ठीक है, मिड ऑफ द स्टर्नम एंड लोअर टू द निपल लाइन। इस तरह हम फार्मूला बना लेते हैं। क्रॉस करने के बाद हमारा जो पावर हैंड होगा, पावर हैंड हमारा नीचे होगा, उसके ऊपर हम लॉक करेंगे और 90 के एंगल पे हमारी जो ये कोनिया है, एल्बो है हमारे, इसमें कोई बेंड नहीं होगा। इसके बाद हम इसका पेशेंट को स्टार्ट करेंगे 1 मिनट के अंदर 100 टाइम या 120 मतलब हम कंप्रेशन देंगे पेशेंट को। देखिए हम चेक करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इस तरह हम करके 100 टाइम या 120 दफ़ा हम पेशेंट को कंप्रेशन देंगे। उसके बाद हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करेंगे बार बार, जब तक हमारे पास सर्विस अवेल नहीं हो जाती, हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं आ जाती या हम पेशेंट के साथ हमारे साथ कोई और बड़ी हमारी हेल्प के लिए शामिल नहीं हो सकता, हम पेशेंट को स्टार्ट सीपीआर के साथ ही सर्वाइव करेंगे। जिस तरह ही हमारे पास एम्बुलेंस आएगी हम पेशेंट को लेके हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट कर देंगे। शुरू करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सूरत हाल होती है कि आपने कोई भी एक असम्बली एरिया सेफ तयन किया हो, उसमें एक आपका सुपरवाइज़र हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, जिसके ज़िम्मे हो, जिसको पता हो कि हमारे यहाँ पे हर वक्त कितनी तादाद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे कि जुमे का टाइम है, आपको पता है जुमे मदरसे के सारे बच्चों को छुट्टी होती है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग गिर जाती है या यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक होता है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सारी बिल्डिंग खाली है, कम से कम 2 या 4 बच्चे होंगे। अगर यही टाइमिंग में होता है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इस बिल्डिंग में इसमें कितने बच्चे थे, ताकि यहाँ पे जब आपके पास बाहर वाली कोई भी सोर्स, कोई भी आपके पास मदद पहुँचे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको बता सकें कि हमारे इतने लोग इस बिल्डिंग में या इस बिल्डिंग में या इसमें फंसे हुए हैं, ताकि बर वक्त उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया जाए या निकाला जाए। तो आप सारे एक महफूज जगह पे इकट्ठे हुए, वहाँ पे आप काउंटिंग करें कि हमारे कितने बंदे हैं, कितने पीछे फंसे हुए हैं बिल्डिंग में, आपको पता होना चाहिए। सेकंड ये होता है अगर कोई टेररिस्ट अटैक हो तो उस सूरत में एक आपका जो मेन गेट होता है या जो सेफ एरिया है, आप उसको यूज़ नहीं करें। जो साइड पे आपके नैरो गेट्स हैं, छोटे गेट हैं, आप उनसे बाहर निकलने की कोशिश करें, ना कि आप फ्रंट की तरफ भगदड़ मचाएँ। छोटे छोटे होकर साइड जो गेट हैं उनसे आप निकलने की कोशिश करें। सेकेंडली अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनती निकलने के लिए, तो इस सूरत में आप ख़ुद को वॉशरूम या बेसमेंट के अंदर आप छुपने की कोशिश करें, वहाँ पे छुप जाएं। अगर वो भी आपको नहीं, तो अगर फायरिंग होती है तो उस सूरत में आप ज़मीन पे लेट के इंतज़ार करें कि जब तक वो रुक नहीं जाती, फिर आप सेफ़ मुकाम पर शिफ्ट हो जाएं या सेफ़ मुकाम पे चला जाएं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं बिल्डिंग में आग लगती, वहाँ पे धुआं भर जाता है, तो उस सूरत में आप ज़मीन पर लेट के, ज़मीन के साथ हवा बिल्कुल ठीक होती, जो धुआं होता है ये छत की तरफ, ऊपर की तरफ होता है, नीचे जो होता है वो फ़िज़ा सुकून दे होती है। कभी आपने पुराने घरों में जहाँ पे आग जलाने वाली होती हैं, वहाँ पे आप खड़े होते हैं तो आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, लेकिन आप नीचे बैठे होते तो आपको सुकून फ़ील हो रहा होता है। इट्स मीन कि जिस जगह पे भी अगर धुआं ज़्यादा या कोई इस तरह का गर्द हो, तो आप उस सूरत में नीचे बैठ जाएँ, नीचे बैठ के आप वहाँ से रिंग के बाद निकलने की कोशिश करें, या आप नीचे लेट जाएँ जब तक वो वहाँ पे जगह सुकून दे या मुकम्मल क्लियर नहीं हो जाती, उस तब तक आप वहीं पे बैठ जाएं, लेट जाएं। उस सूरत में आप बाहर ना, अच्छा आपने बैठ जाना। इसके बाद एमरजेंसी मूव्स होती है कि अगर आपके पास मरीज़ ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा तादाद हो जाती है, तो आप उनको खुद इंडिपेंडेंटली किस तरीके से आप उनको उठा के या आप उनको किस तरीके से बाहर एम्बुलेंस तक प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई सान्या हो जाता है, आपको पता है तादाद ज़्यादा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे खड़े होके लाउडली ऐलान करें कि
छोटे छोटे ग्रुपों में आप उनको डिवाइड करें कि जो चल फिर सकते हैं, कम ज़ख्मी हैं, वो एक साइड पे हो जाएं। तो इसके बाद आपको बाकी ट्राइएज करने में भी आसानी होगी कि जो बेहतर है कि जो चल फिर के एक साइड पे हो सकते हैं, जो दूसरे ज़्यादा इंजर्ड हैं, ज़्यादा ज़ख्मी, जिनको फ़र्स्ट एड जाने की ज़्यादा ज़रूरत है, आप उनको बर वक्त हॉस्पिटलाइज शिफ्ट करवा सकें। तो ये दीवार के साथ होती है वाइड स्पेस। अगर फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग गिरती है तो इस दीवार के साथ ऐसे एंगल बनेगा, उसको वाइड स्पेस कहते हैं। दरमियान में इस दीवार के साथ स्पेस होती है आपके गुजरने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी आप ऐसी बिल्डिंग में ट्रैप भी हो जाते हैं तो ये वाइड स्पेस जो होती है आपके स्टे करने की जगह होती है, आप रुक सकते हैं, ताकि जब टीम आपके पास आए तो आपको आवाज़ लगाए तो आप उसको वापस आवाज़ दे सकते हैं, या किसी ईंट पत्थर के साथ आप उसको फर्श पे फ्लोर पे शोर करके या बता सकते हैं कि मैं यहाँ पे ट्रैप हूँ। छुपने के लिए ये वाइड स्पेस होती है। ये एक दूसरे के पीछे आपने इसके शोल्डर बिल्कुल पीछे पीछे आ लेना है। आपने अपने सर पे हाथ रखना है, इसको नहीं पकड़ना। आपने इसी तरह इधर से भी टीम में चलाएं। इधर देखिए। अच्छी मूव्स हैं कि आप कोई हंगामी सूरत हाल में आपने मरीज़ों को या उस जगह से एवैक्यूएट करना है या निकालना है, तो उसके लिए 2-3 मेथड है। एक, इसको फायर फाइटर कैरी भी कहा जाता है कि आप उसको अपने कंधों पे लाद के इस तरह आप उसको फंसा हुआ है, आपको पता है कि उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, तो आप उसको खींच के कैसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बिल्डिंग में फंसा हुआ है तो आप पीछे, इसको शर्ट ड्रैग भी बोला जाता है, कि आप उसके इस तरह ये पाँव के साथ आप पीछे स्पेस को वाज़ा करेंगे कि पीछे कोई चीज़ तो नहीं है, तो आप उसको इस तरह खींच के, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं, इस तरह आप पीछे चेक करते जाएंगे और आप उसको इस तरह खींच के बाहर निकाल सकते हैं। सेकंड, ये बेबी कैरी भी या इसको कैरल कैरी भी कहा जाता है कि आप इसको गोद में